नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में ही शुरू किया है अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज भाग 1 का पहला चैप्टर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा न्यू सेशन जैसे कि स्टार्ट हो चुका है और अपने नए सेशन की शुरुआत में हमने यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट बुक है, यानी कि हमारे पास जो मुख्य मेनली जो हमारी बुक्स हैं वो दो है। एक है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 और एक है हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1। तो यहाँ पर हमने अपनी बुक जो है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है जिसमें दोनों ही खंड दिए गए हैं, यानी कि गद्य खंड और काव्य खंड। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि किसे कहते हैं हम गद्य खंड और किसे कहते हैं हम काव्य खंड। तो गद्य खंड किसे कहते हैं, जिसमें हम गद्य खंड जो है उसको विभिन्न तरह की अलग अलग विधाओं में लिखा जाता है और काव्य खंड को भी अलग अलग विधाओं में लिखा जाता है। जैसे आपका गद्य है तो गद्य आपका कोई निबंध विधा में, कोई आलोचना के रूप में, कोई उपन्यास के रूप में, कोई यात्रा वृत्तांत के रूप में, कोई संस्मरण के रूप में, कोई इस तरह से अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से रिपोर्ट के रूप में, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है और ज्यादातर जो है कहानियां इसमें होती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें लिखी जाती है आपके गद्य खंड में। और जो आपका काव्य खंड होता है उसमें आपकी होती है कविताएं, सवैये, पद, शायरियां, गजल, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये आपके आता है काव्य खंड में। तो हम यहाँ पर जो अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला, वो है एक कहानी, ठीक है। जैसे मैंने बताया आगे आपके और भी चैप्टर होंगे, कोई संस्मरण होगा, कोई यात्रा वृत्तांत के रूप में होगा, कोई आलोचना के रूप में होगा, कोई उपन्यास के तौर पर होगा, या किसी को हम निबंध विधा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये कहानी विधा में लिखा गया हमारा पहला चैप्टर है और ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा, जिसको मैंने लास्ट सेशन में भी आपको अच्छे से क्लियर किया था कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा ये कहानी हमारी लिखी हुई है। और तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था उसका नाम है दो बैलों की कथा और ये है हमारा क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसी से हम अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही सामान्य सी कहानी है। वैसे तो इसमें झूरी कांची नाम का एक व्यक्ति है जिसके हीरा और मोती नाम के दो बहुत ही सुंदर से बैल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये थोड़े गुस्से वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन वो गुस्से वाले बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही शांत है और बहुत ही अच्छे बैलों की वो जोड़ी है। लेकिन क्या होता है आगे की कहानी में कि किसी कारणवश झूरी कांची को अपने जो दो बैल होते हैं वो अपने साले, साला कौन होता है, जो पत्नी का भाई होता है, ठीक है, तो अपने साले को देने पड़ जाते हैं। और फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, क्या क्या बदलाव आते हैं, कितने संघर्ष उनको करने पड़ते हैं और जो उनके मालिक के प्रति उनका प्रेम होता है किस तरह से वो उनको लेकर आता है उनके पास, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहानी तो है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें आप बताने की कोशिश यहाँ पर की है, जो कि लास्ट सेशन में मैंने शुरुआत में आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। तो ये आपको यहाँ पर सामने नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि सामने से आपको नहीं बताया जाएगा, आपको समझना होगा कि क्या कुछ बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इसीलिए चैप्टर को बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। और लास्ट सेशन में जितना पढ़ा था उसको मैंने आप लोगों को कहा था कि घर पर एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय को पढ़ा था, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका के यहाँ पर पेज में दिया गया है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं उनका जीवन परिचय। यहाँ पर केवल मेन चीजें कुछ मैंने दी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका एक चित्र मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था जो चैप्टर में मैंने आपको बताने की कोशिश की शुरुआत में कि किस तरह से जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्या उसके सीधेपन की वजह से? तो
लास्ट में हमने यहाँ पर क्या एक तरह से निष्कर्ष निकाला था कि एक तरह से सद्गुणों का जो अनादर है, यानी कि जो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सीधा होता है ना, बहुत ज्यादा सरल होता है, सच्चा होता है, वो अक्सर जो है उसको दबाया जाता है। अक्सर उसको एक तरह से, ऐसा नहीं है कि आप बिगड़ जाइए, आप इतने बनिए कि आप समाज में लोगों के बीच में रह सके, ठीक है ना, अपने हक को जान सके कि आपका हक क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा था कि कुछ लोग बैल को भी बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन ऐसा विचार हमारा नहीं है, क्योंकि हमने बैल के बारे में हमें पता है कि बैल जो है सींगे जरूर मारता है, अपना असंतोष वो अलग अलग तरह से प्रकट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो है, जैसे हमारे पहाड़ में बहुत ही सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वहां पे तो ट्रैक्टर नहीं आता, तो किससे जुताई की जाती है? बैलों से जुताई की जाती है। किस किसने देखा है, पहले तो ये बताएंगे, मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि किस किसने देखा है। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो पहाड़ में सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहां पे ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा एक तरह से बड़ा पहाड़ होता है, उस पर सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो उस पर बैलों के द्वारा जुताई की जाती है। तो वहां पर आपने देखा होगा कई बार जो है बैल गुस्से में क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है ना, और कई बार जो है वो चलने को ही तैयार नहीं होता, ठीक है। तो अलग अलग तरह से वो क्या करता है, अपना असंतोष प्रकट करता है, ठीक है, और कई बार तो वो सींग भी मार देता है। तो इस तरह से उसका स्थान जो है गधे से नीचा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर अपने लास्ट सेशन में जो है चैप्टर की शुरुआत की थी, और उसमें हमने बताया था कि झूरी कांची के दो बैल हैं, उनके नाम है हीरा और मोती, और दोनों पछाई जाति के हैं, देखने में बड़े ही सुंदर हैं, काम में बड़े ही चौकस हैं, और डील में बड़े ही ऊंचे हैं, यानी कि अच्छे बिल्कुल हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट दो बैल हैं, और दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए दोनों में काफी अच्छा भाईचारा हो गया है, यानी कि दोनों एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, और एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और मूक भाषा में जो है एक दूसरे से बात करते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर हमें यहाँ पर बताई कि जो मूक भाषा में वो दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि हाँ मुझे सही लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अक्सर वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जब उनको जोता जाता है तो वो हमेशा बिल्कुल अपने कंधे हिलाकर ये कोशिश करते हैं कि मेरे भाई को, मेरे मित्र को ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, ज्यादा कष्ट मेरे ऊपर आए, ठीक है। तो यहाँ पर इस मूक भाषा को समझने में जो जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी इस जो एक कला है उससे वंचित है। यानी कि आज के समाज में देखिए, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर तो एक कहानी है, लेकिन बहुत कुछ ये चैप्टर हमें समझा रहा है। जैसे मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि आज के समाज में हम बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहें तो बहुत ज्यादा ऐसे हो गए हैं कि हमें निठुर कहते हैं ना, कि जिसको दूसरों की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, कि वो जो भी काम करते हैं, वो जिस भी तरीके से करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मेरे इस तरीके से या मेरे इस काम से किसी और पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी और की फीलिंग्स को क्या प्रभाव पड़ेगा। खासतौर पर बच्चे जो होते हैं आजकल, वो एक तरह से एक, ये मैं मानती हूँ कि एक जनरेशन गैप होता है, क्योंकि चीजें बदलती है, समय के साथ सारी चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। एक टाइम था जो आपके मम्मी पापा का समय था, एक टाइम है जो आपका समय है, ठीक है। काफी ज्यादा अंतर रहा होगा उनके टाइम में और आपके टाइम में। तो आपको लगता है, यानी कि आजकल के, क्योंकि एक तो ये अवस्था भी ऐसी होती है जो हमारी जो 12 से लेकर 19 या 20 तक की, 19 तक की जो हमारी एज होती है, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे को लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, जो आता है मुझे ही आता है, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता, मेरी मम्मी कुछ समझती ही नहीं है, मेरे पापा कुछ समझते ही नहीं है, कुछ भी करो बस डांटते हैं, बस डांटते हैं, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते। अब मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो लोग हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अक्सर मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है।
और बच्चे अक्सर जाने अनजाने में बहुत बार अपने माता पिता का दिल दुखा देते हैं। तो ये तो घर की बात है, लेकिन घर से बाहर भी जैसे मैंने बताया कि इंसान क्या करता है, ज्यादातर जो है वो अपने मतलब के लिए काम करता है, कि उसका काम जहां से सीधा हो रहा है उसको वो करेगा, उसको दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं संसार के सभी प्राणियों में, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, ठीक है ना, हमारे पास भाषा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो जानवर हमसे बेहतर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि वो दोनों मूक भाषा में भी एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को इतना अच्छे से समझते हैं, शायद मनुष्य नहीं समझ पाता। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि वो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और कभी कभी वो आत्मीयता के भाव से सींगे भी मिला लेते हैं, यानी कि लड़ाई भी कर लेते हैं। और इस पे भी मैंने एक बहुत ही खास बात बताई थी कि जहां पर हमारे पक्के मित्र होते हैं, अब देखिए एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 तो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, केवल आपके 2 या 3 जो है बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनसे आपकी लड़ाई भी हो, जिनसे आपका झगड़ा भी हो, और तब भी आप उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे आपको कोई फर्क ना पड़ा हो। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर सबसे मेन चीज होती है कि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, पक्का मित्र होता है, उसके साथ एक विश्वास का भाव हमारा होता है। ठीक है ना, कि हम अगर हमारी ऐसी ऐसी मित्रता ना हो तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, कि जो बिल्कुल एक तरह से एक फॉर्मल होता है, एक फॉर्मल मित्र होता है कि सुबह आप स्कूल में जाते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, ऐसे आप बात करते हैं, अच्छा आपके पास पेन होगा, नोटबुक होगी, केवल इस तरह की बातें जो क्लास तक सीमित है। लेकिन एक जैसे मैंने कहा कि आपका बेस्ट फ्रेंड, कि चल मेरा बैग उठा के लेके आ, मेरे बैग से, वो कब आपके बैग से टिफिन खा लेता है पता नहीं चलता। ठीक है, फिर वो क्या करता है, अपना टिफिन आपके लिए बचा देता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपके लिए क्या करता है, विश्वास विश्वास होता है वो दोनों पे, और वही जो है पक्की मित्रता होती है। तो जिस जगह पर ऐसा ढोल धप्पा ना हो, जिस जगह पर मारपीट ना हो, लड़ाई ना हो, ठीक है, तो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, वो पक्के मित्र नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था लास्ट सेशन में। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो दोनों जो है, जब गाड़ी में उनको साथ में बांधा जाता था तो वो एक दूसरे का बोझ कम करने के लिए क्या करते थे, अपने कंधे हिलाकर दूसरे का भार कम करने की कोशिश करते थे। और दोनों को दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को जब दोनों खुलते थे, एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में उसमें मुंह डालते थे, और अगर एक ने मुंह निकाल दिया तो दूसरा भी मुंह निकाल देता था। ठीक है ना, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा भाईचारा दोनों में हो चुका था। तो इस तरह से यहां तक का जो हमने पार्ट था वो अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, और मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी काफी अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक को। तो संयोग की बात है, ये एक संयोग मात्र ही था कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ठीक है, जो एक संयोग की बात है कि जो झूरी था, झूरी कांची जो था, जिसके ये बैल थे, उसने एक बार गोई गोई यानी कि अपने जो है ससुराल उन्हें भेज दिया। ठीक है, अब बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैल हैं, उनको नहीं पता, वो जानवर है, उनको नहीं पता कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। यूं अपना बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब उनको होता है, गांव में ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ दिन के लिए आपके बैलों की जरूरत है तो फिर आपके बैल जो है वहां चले जाएंगे और उनका काम कर देंगे, और फिर वापस उनके घर आ जाएंगे। अब झुर्री का साला जो था वो आया, और वो गोई यानी कि बैलों की जो जोड़ी थी उनको लेकर चला गया।
तो अब बैलों को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अब इनका जो प्रेम था वो मालिक के प्रति भी बहुत ज्यादा था, अगाध प्रेम था दोनों का, और वो भी अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। बिल्कुल टाइम टू टाइम उन्हें पानी देता, उन्हें दाना देता, खाना देता, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। कौन? झूरी। तो उनको लगा कि उन्हें बेच दिया गया है और उनको अपना यूं बेचा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, अच्छा लगा या बुरा, क्योंकि वो बैल है, वो बता नहीं सकते कि हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीजें किससे पता चली? कि जब जो झुर्री था, वो झुर्री का साला जो था गया, जब वो दोनों बैलों की जोड़ी को घर की गोई तक जब वो लेकर जा रहा था, तो उसके दांतों तले पसीना आ गया। अब सोचिए, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है, दांतों तले पसीना आना, ठीक है। यानी कि बेचारे को इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो जाने के लिए ही तैयार नहीं थे, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि वो पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते। अगर वो पीछे से उन्हें हाँक रहा होता तो दोनों, कोई दाएं भाग जाता, कोई बाएं भाग जाता, ठीक है। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब उन दोनों की रस्सी पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते अपने पैरों से, ठीक है। इस तरह से मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर वो उन्हें डंडे से मारता तो दोनों बिल्कुल खड़े हो जाते अपनी सींगों को नीचे करके और हुंकारते रहते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? तो वो, उनके पास अगर वाणी होती, अगर उनके अंदर बोलने की क्षमता होती, तो शायद वो झुर्री यानी कि अपने मालिक से पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते, पर हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया वह हमने सिर झुका कर खा लिया। फिर तुम हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? यानी कि अगर उनके पास जबान होती, अगर वो बोल पाते, तो शायद वो झुर्री को यही बोलते कि तुमने हमें क्यों निकाल दिया? हमने जो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इतनी मेहनत से भी अगर नहीं हो रहा था तो हम और मेहनत कर लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना पसंद था, और हम दाने के लिए भी कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, ना ही हमने कभी की है। जो तुमने खिलाया वो हमने खा लिया सिर झुकाकर, और तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? उनको ऐसा वो फील कर रहे थे, ऐसा उनको अनुभव हो रहा था, ऐसा उनको लग रहा था कि अगर जबान होती, उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर जबान होती तो वो शायद झुर्री से यही कहते। तो इस तरह से संध्या के समय, अब शाम का समय था, ठीक है, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच चुके थे। शाम का समय हो चुका था, झुर्री जो है दोनों बैलों को लेकर नए स्थान पर चला गया था। दिन भर के भूखे बैल थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब देखिए, दिन भर से बेचारे भूखे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नाद में मुंह नहीं डाला। यानी कि बिल्कुल भी उनका खाने का मन नहीं था, ठीक है। अगर आपको कभी जबरदस्ती आपके घर से दूर कर दिया जाए, आपको मन ना करता हो जिसके घर जाने का, आपको मन ना करता होगा हो किसी रिलेटिव के घर जाने का, ठीक है। वैसे तो बच्चों को अपनी नानी का घर, अपनी दादी का घर, अपनी बुआ का घर, अपनी मौसी का घर बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो है घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। तो जब वो किसी के घर जाते भी है ना, तो ना तो वहां पर ज्यादा बोलते हैं, ना वहां पर अच्छे से खेल पाते हैं, ना वहां पर अच्छे से खा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों बैल थे उनका भी यही हाल था। बेचारे इतनी दूर से चलकर आए थे, लेकिन फिर भी दोनों ने, जब दोनों को नांद पर बांधा गया और दोनों के सामने जो है जब चारा डाला गया, तो दोनों में से किसी ने भी नांद में मुंह नहीं डाला। जीआईसी सब्बा वाला। यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। क्लास 9 के बच्चे हैं आप? यस मैम।
तो आपको आज आपका पहला दिन है क्लास में। यस मैम। तो ये हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर। समझ आ रहा है आपको अभी तक हमने जितना पढ़ा? यस मैम। चलिए, और आ यहाँ रहा है पे समझ। साइड में भी बच्चे बैठे हुए हैं क्या? साइड में भी बैठे हुए हैं क्या बच्चे? नो नो मैम। नो मैम। इस साइड, आपके लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं बच्चे। नो मैम, ये इतने ही है बस। तो जो इधर पे दो गर्ल्स बैठी हुई हैं उनको बोलिए कि पीछे बैठ जाए, क्योंकि कैमरे में बस आप 4 बच्चे आ रहे हैं, बाकी जो है साइड के बच्चे नहीं आ रहे। या फिर आप अपनी चेयर को खिसका लीजिए या फिर पीछे बैठ जाइए, या आप कोई बोल रहे हो? ठीक है ना? नहीं तो हो। चैप्टर समझ आ रहा है आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा? चैप्टर यस समझ आ मैम। रहा है आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा? यस चलिए, मैम। वेरी गुड। चलिए, रीडिंग करेंगे आप। यस मैम। चलिए शुरू कीजिए बच्चा। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से कनखियों से। देखा और कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठ जाइए बच्चा। जब इस तरह से आप थोड़ा सा रीडिंग करते हैं ना तो आप और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं अपने चैप्टर से, एक तरह से। तो बैठ जाइए बच्चा। गुड, वेरी गुड। जीआईसी कोचियार, जीआईसी कोचियार हैंड रेज करेंगे बच्चा यदि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जीआईसी कोचियार, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं बैठे हुए, कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। जीआईसी कोचियार, जीआईसी है ना? तो देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा कि जब संध्या के समय दोनों बैल जो है कहाँ पर, गया के घर पर, जो गया था झूरी का साला, उसके घर पर जब बांधे गए तो उनका मन बिल्कुल भी वहां पर नहीं लग रहा था। उनको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और एक तरह से आज तक जिन्होंने उस घर को अपना घर समझा था और आज वो घर उनसे छूट छूट गया था, ये नया गांव, ये नया घर, ये नए लोग, ये सब उन्हें बेगानों की तरह लग रहे थे। तो देखिए क्या हुआ कि एक दूसरे को अपनी कनखियों से देखा और आपस में मूक भाषा में ही सलाह की। कनखियों से यानी कि कहते हैं जो टेढ़ी आंख से, कि हम इधर देख रहे हैं लेकिन हम हमारा ध्यान इधर भी है, ठीक है, तो हम इधर भी सुन रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। तो अब देखिए वो आपस में तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो दोनों कनखियों से एक दूसरे को देख रहे हैं और आपस की मूक भाषा से सलाह कर रहे हैं। और क्या सलाह कर रहे हैं कि जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ गया यानी कि सब लोग सो गए, रात हो गई, तो दोनों ने जोर मारकर, दोनों ने ताकत लगाई, क्योंकि ताकतवर तो वो थे ही बैल, ठीक है, काफी ज्यादा जोर मारकर जो पाहे तुड़ा डाले, जिनपे बांधा जाता है, जो खूंटा होता है, उनको तोड़ दिया और घर की तरफ दौड़ चले। जो पाहे थे बहुत ज्यादा मजबूत थे, ऐसा हो नहीं सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ दे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जो उनके अंदर एक रोष था, एक आक्रोश था, उससे उनकी ताकत जो है और ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो इंसान भले ही कमजोर हो, ठीक है, लेकिन उसका आत्मबल अगर मजबूत हो, सबसे मेन चीज होती है कि आत्मबल, आत्मविश्वास, ठीक है। ये नहीं कि ये इंसान शरीर से कमजोर है या देखने में कमजोर है, उसके अंदर
आत्मबल होना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए खुद पे कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये मुझसे हो सकता है। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें और हमेशा आत्मविश्वासी रहें। ऐसा नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है, ठीक है ना। तो उन दोनों में, जबकि दोनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया हुआ था, दोनों भूखे थे, काफी थके भी थे, लेकिन दोनों ने इतनी ताकत लगाई कि दोनों ने रस्से तोड़े, खूंटा तोड़ा और सीधे जाकर अपने घर की तरफ दौड़ गए। और झूरी जब प्रातः उठा, यानी कि फिर वहां पर झूरी जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि दोनों बैल जो है चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दन में ही आधा आधा गराव जो है लटका हुआ है, जिससे बांधते हैं ना गराव, वो लटका हुआ है क्योंकि वो तोड़ के उससे आए हैं। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं क्योंकि वो न जाने कहां कहां से दौड़कर वो आए हुए हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमयी स्नेह यानी कि गुस्सा भी है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने हमें हमारे घर से निकाल कर उन लोगों के घर क्यों भेजा। और स्नेह तो है ही, क्योंकि बिछड़ने के बाद दोबारा मिले हैं तो स्नेह तो है ही। तो इस तरह से जो वो दोबारा अपने घर चले गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, क्योंकि वो भी खुद अपने बैलों को नहीं भेजना चाहता था, उसकी पत्नी की जिद से वो भेजे गए थे, तो दौड़ कर गया और दोनों को जाकर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसने दोनों को गले से लगाया और उनके माथे चूमने लगा, उनको बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जब दोनों ने देखा, जब सारे गांव वालों ने देखा कि ये दोनों बैल अपने मालिक के लिए इतनी दूर से रात भर दौड़कर भूखे प्यासे जो है यहाँ तक फिर से पहुंच गए हैं, और वो देखा कि किस तरह से जो है मालिक ने दोनों को गले से लगाया हुआ है और वो दोनों को चूम रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से सभी लोग जो है तालियां बजाने लगे। गांव के इतिहास की यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। देखिए, गांव के इतिहास में ये घटना बहुत ज्यादा अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि गांव में बैल भी होते हैं सबके पास और सब लोग अपने बैलों का ख्याल भी अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ था। बाल सभा ने अब निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जो बाल सभा थी, यानी कि जो गांव के बच्चे थे, जो उन्होंने निश्चय किया कि दोनों वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी कि जैसे हम, कोई हमारे घर में आता है, सबसे पहले हम उसको खाना सर्व नहीं करते, सबसे पहले हम उसको वेलकम डिश या वेलकम ड्रिंक सर्व करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, पानी सर्व करते हैं, उसके बाद हम उनको वेलकम ड्रिंक या फिर वेलकम डिश सर्व करते हैं। कोई भी हमारे घर जब गेस्ट आता है, तुरंत नहीं कहते कि चलो 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 खाना खाने चलो, ठीक है ना। सबसे पहले बैठते हैं, या तो क्योंकि अब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है कि कोई भी हमारे घर पर आता है हम उसको पानी पिलाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि चाय पी लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी बड़े होटल, रेस्टोरेंट, कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले आपका वेलकम होगा वहां पर। तो बच्चों ने अभिनंदन पत्र के तौर पर अपने अपने घरों से रोटियां लाए, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, सबका उनका स्वागत करने के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं, उस जन्म के आदमी है ये, और इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद यानी कि इस बात का जवाब देने का कि नहीं नहीं, बैल कैसे, इंसान कैसे, बैल है ये तो, ठीक है ना। ऐसा बोलने का किसी को भी वहां पर साहस ना हुआ, क्योंकि ये जो एक दृश्य था ये था ही ऐसा, इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि पक्का पिछले जन्म में ये इंसान रहे होंगे। इतना प्रेम, इतना लगाव जो है अपने मालिक के प्रति किस तरह से हो सकता है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जो झूरी की स्त्री थी उसने बैलों को फिर से अपने दरवाजे पर देखा तो गुस्से से जल उठी और बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं ये, एक दिन भी इन्होंने वहां पर काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका।
झुर्री को ये बिल्कुल जो आक्षेप उसकी पत्नी ने किया था, जो नमक हराम उसने अपने बैलों को कहा था, वो बिल्कुल उससे सहन न हुआ। तो उसने प्रतिवाद किया। उसने कहा चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते बेचारे, कि अगर अच्छा चारा या अच्छा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते ये बेचारे। तो स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर से झूरी ने अपनी पत्नी से कहा कि चारा मिलता तो क्यों भागते। ठीक है, अब जो है खिलाते तो रगड़ कर जोतते भी। ठीक है, ये दोनों ठहरे कामचोर। तो उन्होंने कहा कि खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ठीक है, स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, और ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खाली खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, चाहे ये मर जाएं। ठीक है, तो इस तरह से वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। अब देखिए, जो मजदूर था, जो बैलों का काम करता था, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना जो उनके लिए करता था, उसको बिल्कुल सलाह दी गई, कड़ी सलाह दी गई कि इनको केवल सूखी भूसी दी जाए। अब देखिए, जो बैलों ने जब नांद में मुंह डाला तो उसमें कोई चिकनाहट नहीं थी, कोई रस नहीं था, क्या खाएं। आशा से अब वो द्वार की तरफ देखने लगे। अब उनको कोई भी उस टाइम पे उनको अच्छा खाना नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी पत्नी जो है बहुत गुस्से में थी, वो चिढ़ गई थी। और अब देखिए आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें है हमारा ये टॉपिक। आप इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर भी करेंगे। आगे का टॉपिक जैसे मैंने बताया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और सचमुच जो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट जो है, यानी कि कहां से कैसे उनका संघर्ष शुरू होता है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।